everyone. I hope you all are doing well. Myself, Majla. Let's continue our discussion on international organizations, or you can say United Nations, its organization. This is part 3. Let's start. Now, see, in this part, we will discuss about India and the United Nations reform, and then we will discuss about the role of United Nations in the unipolar world. Okay. Now, let's look at the first one, that is the India and the United Nations reform. Now see, India and UN reform. First we will discuss about India, what India believes and what it supports in regard to United Nation. Okay, now let's look at the first one. See, India has supported the restructuring of the United Nation on several grounds. Okay, India ने बहुत बार ये support किया कि that United Nation को restructure करना चाहिए, उसमें reform करना चाहिए, right? और ये भी मानता है that यूनाइटेड नेशन का जो रोल है दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड, ताकि यूनाइटेड नेशन जो आज का चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके साथ वो मैच कर सके, उसके साथ वो कोप अप कर सके, उसके साथ वो बेटर तरीके से काम कर सके, राइट. द फर्स्ट थिंग इज दिस वन. सेकेंड, इंडिया ये मानता है कि दैट यूनाइटेड नेशन should play an enhanced role in promoting the development and cooperation among the member states. Second one, ठीक है. Third one, India believes that development should be the central agenda to the United Nation. Okay, यूनाइटेड नेशन का जो एजेंडा है, उसका जो एम जो है, उसमें सबसे सेंट्रल मेन एजेंडा क्या होना चाहिए? इंडिया बिलीव्स दैट इट शुड बी डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट इन टर्म्स ऑफ सोशल, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक. अच्छा, इंडिया ऐसा क्यों मानता है? बिकॉज डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पर अगर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज मस्ट. ओके, जैसे ही मेंबर कंट्रीज में सोशली इकोनॉमिकली अगर कंट्रीज डेवलप्ड होंगे तो देन वॉर काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं. दैट्स वाई इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी द कोर एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशन. If United Nation, if it want to maintain the international peace and stability and security, then development के ऊपर उसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. This is what India believes. Okay, then see, अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया के कंसर्न क्या है. ओके, इंडिया का मेन कंसर्न ये है कि दैट सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन, उसमें जो मेंबर्स हैं दैट शुड बी उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, वहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत है. बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स है वहाँ पर एक्सपेंशन की ज़रूरत है. ओके, नाउ एक और चीज़ क्या है दैट इंडिया ये मानता है कि दैट अगर सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होंगे, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपैंड करेंगे, देन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन होगा दैट इन दिस सिक्योरिटी काउंसिल विल एंजॉय द ग्रेट सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी. ओके, अगर देखो सिंस अभी प्रेजेंट 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट. ओके, दैट इज वी ऑल नो इट वेरी वेल. सो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, इसमें और मेंबर्स को ऐड करते तो डेफिनेटली जो न्यू मेंबर्स यहाँ पर ऐड होंगे दे रिप्रेजेंट देयर कंट्री. तो यहाँ पर जो भी डिसाइड होगा देन that decision will have the support of larger world community. Okay, that is what India believes that कि यहाँ पर expansion की ज़रूरत है सिक्योरिटी काउंसिल में. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन एक बार हुआ था, that was in 1965. Okay, और उसमें जो एक्सपेंशन हुआ था दैट वाज इन नॉन परमानेंट मेंबर कैटेगरी. यूनाइटेड नेशन जब 1945 में फॉर्म हुआ था, दैट टाइम वी हैड 5 परमानेंट मेंबर्स एंड देन वी हैड 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स. ओके, तो टोटल कितना हुआ? दिस इज 11. फाइन. अब देखो, ये नॉन परमानेंट मेंबर में 6 मेंबर्स थे पहले, इसमें 4 और ऐड किया, नाउ इट बिकेम 10. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 15. दिस वॉज डन इन 1965. ओके, और एक चीज़ और अच्छे से नोटिस करना कि यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स में चेंज हुआ था, परमानेंट मेंबर्स में कोई चेंज नहीं हुआ. फाइन. इंडिया ये भी मानता है कि दैट टाइम के साथ जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबर्स इंक्रीज हुए. एट प्रेजेंट वी हैव 193 मेंबर्स. ओके, जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था दैट टाइम जो चार्टर जो था दैट वाज साइंड बाय 51 मेंबर्स एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली देखो यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर होता है वो डायरेक्टली जनरल असेंबली का मेंबर होता है. ओके, सो यहाँ पर देखो जनरल असेंबली का 193 मेंबर्स टाइम के साथ उसमें इंक्रीज हुआ है. बट वेराज अगर इफ़ यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल, जब ये फॉर्म हुआ था इन 1945, एट दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट परमानेंट मेंबर्स, उसमें 5 मेंबर्स थे और आज भी देखो 5 मेंबर्स ही हैं. नाउ वी आर लिविंग इन 2020 एंड दिस 2020 मार्क्स द 75 years ऑफ यूनाइटेड नेशन. ओके, सो
डेफिनेटली अब दिस 75 ईयर्स अगर हम क्रॉस कर चुके तो डेफिनेटली यहाँ पर रिफॉर्म की ज़रूरत है. द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज अ लॉट. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ क्या है, व्हाट इंडिया बिलीव्स दैट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं दे आर डेवलपिंग कंट्रीज. हेंस इंडिया आर्ग्यूज that they should be given, this developing countries should be given greater opportunity to be part of this security council, ताकि security council में जो भी decisions होते हैं उसमें ज़्यादा इनका say हो सके. Okay, that is the point. And see, one more thing what India highlights, that security council activities, इसके जो workload है काफ़ी ज़्यादा expand हो चुका है. Hence members भी इसमें काफ़ी increase होना चाहिए इसमें, in terms of permanent members, in terms of non permanent members, दोनों ही सेंस में यहाँ पर मेंबर्स का एक्सपेंशन होना चाहिए. दिस इज व्हाट इंडिया अगेन बिलीव्स. ओके. एंड सी वन मोर थिंग, इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ों को बिलीव करता है. वन मोर थिंग इज दैट सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी डिसीजंस होते हैं, इफ़ इट वांट टू मेक दैट पूरे वर्ल्ड कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट करें, डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा एक्सपांशन, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, देन डेफिनेटली उसको सपोर्ट भी ज़्यादा मिलेगा. एंड इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर the security council's various decisions. Okay, so this is the all the views, or you can say beliefs and support of India on this United Nation. Okay, so India and United Nation के reform के बारे में, if there is any question that what India believes, India क्या support करता है, right, comment on India and UN reform, so you can write whatever the thoughts of India, all these things. Okay, now let's look at why India want to be permanent member in Security Council. Okay, जैसे हमने यहाँ पर बात किया था that India believes in the expansion of Security Council. In that, India believes that it should be given that one of the permanent seat in Security Council. Now we will analyze why India want to be a permanent member. This is these 3 points we will analyze in that, and then these are the points which are there in favor of India, that India can become a permanent member of United Nations, because ये सारे जो points है काफ़ी strong points है in favor of India. Now let's analyze in detail. Now the first point is that India is the second most populous country in the world. Okay, as you all know, China के बाद India second position को occupy करते हैं, तो second most populous country in the world, तो definitely nearly 1/5 of the world population को represent करते हैं. And the country which represents 1/5 of the world population, okay, और second most populous country, definitely उसका यहाँ पर एक strong position security council में होना चाहिए. It deserve to get the permanent seat in the security council. Okay, that is the one point. And second thing is that कि world's का largest democracy है यहाँ पर. Okay, that is second point. And third point जो इंडिया के फेवर में होता है, that is India participated in virtually in all the initiatives of United Nation. United Nation के जो भी initiatives होते हैं development से related, कोई और चीज़ों से related, या कोई environment program से related, इंडिया बहुत ज़्यादा उसमें काफ़ी अच्छे से participate करते हैं. It shows that good image of India. Then next is that this one I will explain now, just after explaining this one. Okay, now see, next is that India का जो economy है, that is now emerging at a very good rate in the world. Now COVID-19 से ज़्यादा थोड़ा सा problem हो गया, that's a different thing, but yes, in terms of economy it is performing at a very good rate at the international level. Okay, and next is that इंडिया एक रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन में. ऑल्दो इफ वी कंपेयर विद दी जापान, जर्मनी, यूएसए एंड ऑल, कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट एक रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर, दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, सो एक तो ये पॉइंट है. अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और चीज़ ये है दैट यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, नाउ सी, यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या है. देखो, एक चीज़ याद रखना, यूनाइटेड नेशन का अपना खुद का कोई आर्मी नहीं है. ओके, तो बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज़ है वो वॉलंटरली अपने सोल्जर्स को सेंड करते हैं, फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस. ओके, सो पीस कीपिंग ऑपरेशन, इसका क्या मेन मोटिव होता है दैट इसमें यहाँ पर ये बेसिकली पीस कीपर्स मॉनिटर करते, ऑब्जर्व करते पीस प्रोसेस को इन द पोस्ट कन्फ्लिक्ट एरियाज and assist in implementing peace agreements
they may have signed. Okay, basically दो कंट्रीज के बीच में, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कन्फ्लिक्ट हुआ था. ओके, सो कन्फ्लिक्ट के बाद जो उनके दो कंट्रीज के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, ओके, दैट दे विल स्टॉप फाइटिंग नाउ. तो सीज फायर एग्रीमेंट के बाद पीस कीपिंग फोर्स में क्या मेंटेन करते हैं, दैट दे इंश्योर दैट यू नो दैट those that whatever the agreement they signed, that they follow it, and you know they ensure that peace is maintained in that place. Okay, peacekeeping, peace को maintain करना वहाँ पर. Okay, एंड वन मोर थिंग, ये फाइनेंस वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पर पीस कीपिंग ऑपरेशन ऐसे बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. लाइक बाय 2020 दे यू नो यूनाइटेड नेशन डन नियरली 72 पीस कीपिंग मिशंस. ओके, उसमें इंडिया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, इंडियन सोल्जर्स काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. फाइन, एंड कहीं पर भी अगर पीस कीपिंग ऑपरेशन कहीं स्टार्ट करें, दैट इज एक्चुअली नो ऑथराइज्ड बाय द Security Council, because Security Council is the main organ which deals with the, I mean, whose main function is to maintain international peace and security, right? So यहाँ पर जो peace keeping operation वगैरह जहाँ पर कहीं पर authorize करना हो, that is actually done by the Security Council, right? तो जब सबसे पहले peace keeping mission जो था, that was done in Middle East in 1948. Okay, सबसे पहला mission यहाँ पर 48 में हुआ था in Middle East, and you know that was done, that, I mean, for that reason 29th May every year, you know, it's celebrated as the United Nations Peacekeeping Day. Okay, so today I'm recording this video and today is 26th May. Fine, and 29th May को देखना, on that day you will get news related to this UN Peacekeeping Day. Okay, now I will show you one video related to this UN Peacekeeping Force. Just watch that video first. Now first I will show you, you know, a short video on the previous year's UN Peacekeeping Day that was celebrated on 29th May 2019. Million men and women who have served as United Nations peacekeepers since our first mission in 1948. We remember the more than 3,800 personnel who paid the ultimate price. And we express our deepest gratitude to the 100,000 civilian, police and military peacekeepers deployed around the world today, and to the countries that contribute these brave and dedicated women and men. This year, the United Nations marks 20 years since the Security Council first mandated a peacekeeping mission to protect civilians. Peacekeepers protect men, women and children from violence every day, often at great personal risk. In that same spirit, on this International Day, the Captain Mbaye Diagne Medal for Exceptional Courage is being awarded for the first time. We pay tribute to Private Chancy Chitete, a Malawian who served in the Democratic Republic of Congo. You can notice here UN peacekeepers, you know, they wear this blue helmet. Okay, ये उनकी identity है. See, if I talk about who contribute a large number of force in the UN peacekeeping force, उसमें सबसे नंबर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इथोपिया. ओके, इथोपिया से 7,499 सोल्जर्स यहाँ पर UN peacekeeping force के पार्ट है. ओके, एंड सेकेंड पोजिशन इज रवांडा 6,546. आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेंशनिंग दिस वन. ओके, एंड देन बांग्लादेश 6,487 एंड इंडिया 6,319. Okay, 6,319. This is, you know, I'm giving the information based on 30 April 2019 का मैं information आपको provide कर रही हूँ. ठीक है, then इंडिया के बाद नेपाल 5,834 and then पाकिस्तान 5,093. Okay, सो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो भी कंट्रीज है वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज है, हु सेंड ए लार्ज नंबर ऑफ फोर्स इन दिस डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है. ओके, जो ज़्यादा अपना फोर्स को सेंड करते हैं फॉर दिस यूएन पीस कीपिंग फोर्स. फाइन, अगर यूएसए का देखोगे, यूएसए का बहुत कम है यहाँ पर, यूएसए का जस्ट 34 है. ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना 2,497. ओके, फ्रांस का 753 है, जर्मनी 545. तो यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या करते हैं, वहाँ पर फोर्स को कम सेंड करते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है उनके भी तो सैलरी होते हैं, उनके भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं. जो उसका जो बजट है, ओके, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का बजट है, उस बजट में काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ एक्चुअली नो डन बाय फर्स्ट नंबर पे यूएसए,
ओवरऑल यूएन का बजट में भी यूएसए फर्स्ट पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ इट्स पीस कीपिंग फोर्स एज वेल. यूएसए फर्स्ट पोजीशन में ऑक्यूपाई करता है, नियरली 27.89% यूएसए यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है. देन चाइना 15% के अराउंड, देन जापान 8%, जर्मनी अराउंड 6%, यूके 5 पॉइंट समथिंग, देन फ्रांस ऑल्सो 5.6. ओके, तो इस तरीके से इनका वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज. फाइन. तो इसमें नोट करने वाली पॉइंट क्या है, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, सिंस हम इंडिया के परमानेंट मेंबर की बात कर रहे हैं, इंडिया नियरली 6,319 जो सोल्जर्स है वहाँ पर वो यूएन पीस कीपिंग के फोर्स के पार्ट है. फाइन. तो काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स सेंड करते, तो इट शोज़ दी इंडियाज़ गुड एफर्ट. सी यू कैन नोटिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो फोर्स पीस कीपिंग फोर्स में सिर्फ मैन ही नहीं है, वहाँ पर वुमेन भी है. ओके, इट शोज वुमेन दैट कि वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को भी मेंटेन रख रहा है. फाइन. तो इंडिया सिंस 6,000 प्लस 7,000 प्लस वहाँ पर सोल्जर्स को सेंड करते, तो इट डेफिनेटली it has a very good position at this international level. See, recently in 2018, ओके, एनडीटीवी का आर्टिकल है, यहाँ पर देखना. ठीक है, इस आर्टिकल में यहाँ पर देखो, यहाँ मेंशन किया हुआ है दैट यूनाइटेड नेशन अप्रिशिएटेड जेंडर बैलेंस इन इंडियन पीस कीपिंग ट्रूप्स. ओके, इंडियन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने ये कहा था दैट इंडिया हैज 6,400 पर्सनल इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. और इसमें जो जेंडर बैलेंस उन्होंने इंडिया ने मेंटेन किया, दैट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल Antonio Guterres. Okay, so this you can see that India is actually doing a very good thing in this United Nation peacekeeping operations में वहाँ पर एक gender balance को काफ़ी अच्छे से maintain किया हुआ है. That's something very commendable. Okay, and notice here this is one more very important news of today. Okay, 26th May 2020. ठीक है, just a few hours back ये news आया that यहाँ पर देखना बहुत ही important news है दैट इंडियन आर्मी मेजर सुमन गवानी को अवार्ड दिया जाएगा फॉर द यूएन अवार्ड उन्हें मिलेगा फॉर हर वर्क इन साउथ सूडान. ओके, साउथ सूडान में जब वहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स गया था तो वहाँ पर अच्छा जो रोल प्ले किया सुमन ने. ओके, वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स में डेफिनेटली देखो ये अवार्ड जो है दैट इज़ यूएन अवार्ड दैट विल बी गिवन टू मेजर सुमन गवानी एंड ब्राज़ीलियन नेवल ऑफिसर कमांडर कार्लो मोंटेनीरो डी कैस्ट्रो, इन दोनों को मिलेगा. ठीक है, एंड ये अवार्ड किस दिन मिलेगा, ऑन May 29. ओके, वाई May 29? बिकॉज यूनाइटेड नेशन पीस कीप इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दैट डे शी विल गेट दिस यूएन अवार्ड. दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट इन इंडिया दैट इंडिया के एक नेशनल को एक पर्सन को एक इतना बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा बिकॉज शी डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब इन साउथ सूडान के एज अ यूएन पीस कीपिंग फोर्स में. वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था. फॉर दैट रीज़न शी विल गेट दिस अवार्ड. ओके, अच्छा देखो यहाँ पर वेरियस पीस कीपिंग ऑपरेशन के यहाँ पे नेम मैंशनड है. यहाँ पर देखना, यहाँ साउथ सूडान, इसी से हम बात कर रहे थे अभी. ओके, कॉन्गो में है, देन लिब्रा, देन यू कैन सी हियर सीरिया, मिडिल ईस्ट. ओके, देन कोसोवो, डिफरेंट फोर्स के वहाँ पर डिफरेंट नेम्स फिर यहाँ पर होते हैं. ओके, सो इन सारे पॉइंट्स के वजह से इंडिया का पोजीशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दैट टू बी दी परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. नाउ लेट्स सी
what are the benefits of becoming the permanent member in the Security Council? The first benefit is that if a country become a permanent member, symbolically काफ़ी ज़्यादा importance हो जाएगा, that for example let's take this A country became the permanent member of a Security Council, तो symbolically उसका position काफ़ी ज़्यादा important हो जाएगा. Okay, second one, this it will signify that a country's growing importance in the world affairs. अगर दिस ए कंट्री अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इट शोज दैट इस कंट्री का जो वर्ल्ड अफेयर्स में उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका इंपॉर्टेंस है, काफ़ी बढ़ चुका है. ओके, देन दिस कंट्री कैन कंडक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी इन सच ए वे दैट इट विल बेनिफिट इट. ओके, अपने फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि उसको बेनिफिट हो, और ये काफ़ी ज़्यादा एक मोर इन्फ्लुएंशियल कंट्री बन जाएगा अपने रीजन में भी और नियर बाय रीजन में भी. ओके, एंड ऑफकोर्स इन वर्ल्ड लेवल एज वेल. अच्छा देखो, इंडिया के परमानेंट मेंबर्स हमने देखा था कि इन सारे पॉइंट्स के वजह से पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट इट शुड बिकम दी परमानेंट मेंबर, बट देर आर सर्टन ऑब्जेक्शंस भी है जिसके वजह से इंडिया परमानेंट मेंबर नियर बाय फ्यूचर में नहीं बन सकता. कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी है. लेट्स लुक एट दोज ऑब्जेक्शंस. पहला ऑब्जेक्शन तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है. ओके, एज यू ऑल नो दैट इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न सम कंट्रीज बिलीव दैट कि अगर इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाता है, इट विल नॉट बी एबल टू प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल बिकॉज ऑफ इट्स बैड रिलेशन विद पाकिस्तान. ओके, दैट इज़ वन थिंग. इसलिए कुछ कंट्री से मानते हैं कि दैट इट शुड नॉट गेट द परमानेंट सीट. सेकेंड थिंग इज दैट कि इंडिया का न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अचीव कर चुका है, तो देन इट्स नॉट सेफ टू मेक इंडिया एज द परमानेंट मेंबर. दैट्स द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड थिंग इज दैट अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना है तो डेफिनेटली अदर कंट्रीज बिलीव दैट देन ब्राज़ील शुड ऑल्सो बी मेड एज द परमानेंट मेंबर, जर्मनी ऑल्सो, जापान ऑल्सो, एंड साउथ अफ्रीका एज वेल. ओके, सो इन सारे कंट्री, ये सब सारे कंट्रीज है ना, इंडिया, जापान, ब्राज़ील एंड जर्मनी, इनको हम कहते हैं ग्रेट फोर. ये वो 4 कंट्रीज़ हैं वो बिलीव दैट दे शुड गेट अ परमानेंट सीट. ओके, अच्छा देखो, इनके ग्राउंड्स क्या है, इंडिया के क्या ग्राउंड्स है वो हमने अभी डिस्कस किया था, बहुत सारे पॉइंट्स थे. एंड जापान, वाई जापान एंड जर्मनी सेज दैट, सी जापान एंड जर्मनी जो है वो भी काफ़ी अच्छा एक यूएन के बजट में काफ़ी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स है, काफ़ी अपना मनी वहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं यूएन को. तो इन दैट सेंस दे डिजर्व टू बी गेट गुड सीट इन दी UN सिक्योरिटी काउंसिल, एंड और एमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं, दैट इज़ अ थिंग. ओके, और साउथ अफ्रीका क्यों डिमांड करता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील का मेन जो कंसर्न है वो यही है कि अफ्रीका से कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है. इफ़ यू लुक एट दोज P5 कंट्रीज, USA नॉर्थ अमेरिका से है. ओके, देन फ्रांस, ब्रिटेन वो यूरोप से है. ओके, यूरोप को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका को USA रिप्रेजेंट करता है. देन इफ़ यू गो टू एशिया से 2 कंट्रीज ऑलरेडी है. ओके, जिसके वजह से इंडिया का पोजीशन थोड़ा सा वीक हो जाता है. यहाँ पर रशिया है, वहाँ पर चाइना भी है, फाइन. बट इफ़ वी टॉक अबाउट साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कोई भी परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है. यही ब्राज़ील साउथ अमेरिका से है. ओके, एंड अफ्रीका से साउथ अफ्रीका डिमांड करता है कि दैट दे शुड गेट द परमानेंट सीट. दैट्स व्हाई दिस साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील दे डिमांड दैट दे शुड गेट द परमानेंट सीट. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट इन नियर बाय फ्यूचर अगर कभी भी रिफॉर्म होता है, एक्सपेंशन होता है इन टर्म्स ऑफ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उस एक्सपेंशन में ये वाले पॉइंट ज़्यादा आ सकते हैं, कंसिडरेशन में होगा, बिकॉज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका परमानेंट मेंबर्स में एज अ परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेड नहीं एट प्रेजेंट. ओके, सो गिवन दीज कंसर्न इट मे नॉट बी ईजी फॉर इंडिया और एनीवन एल्स टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द UN इन द नियर फ्यूचर. ओके, कभी भी रिफॉर्म होगा तो ये मेन पॉइंट एक होगा. ठीक है, तो इसलिए इंडिया का कंसर्न जो है थोड़ा यहाँ पर इतना फुलफिल होने के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं. ओके, बट येस, चेंजिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ भी यहाँ पर लाइक एनी चेंजेस टेक्स प्लेस, देन पॉसिबिलिटीज़ है कि इंडिया का पोजीशन मिले. ओके, इंडिया को वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले. दैट्स टाइम के साथ हमें देखना होगा. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द यूनाइटेड नेशंस रोल इन यूनिपोलर वर्ल्ड. यूनाइटेड नेशन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड. ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज ये बिलीव करते हैं कि दैट UN को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि तभी वो UN जो है ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है जहाँ पर एक सुपर पावर डोमिनेंट है
उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर यूनिपोलर वर्ल्ड में वो यूएसए के पावर को बैलेंस कर सकता है. ओके, बिकॉज यूनिपोलर इज दैट वर्ल्ड विच इज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय यूएसए, एज यू ऑल नो दैट दिस स्टार्टेड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. ओके, सो यहाँ पर ये मानते हैं कि अगर यूएसए की डोमिनेंस को रोकना है, उसे बैलेंस करना है, तो यूएन शुड प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल. और यूएन स्ट्रॉन्ग रोल कैसे प्ले करेगा? डेफिनेटली उसमें यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है. रिफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली इट कैन प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल. ओके, बट can the United Nations balance the US dominance? That's a big question, जो पॉसिबल नहीं लगता. बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन जो है वो ज़्यादा यूएसए के पावर को बैलेंस आउट नहीं कर सकता. ना लेट्स लुक एट कि वो सारे पॉइंट्स क्या है. द फर्स्ट थिंग इज दैट यूएस पावर कैन नॉट बी चेक्ड वेरी इजीली. यूएसए के पावर को हम ज़्यादा इजीली चेक नहीं कर सकते, उसे बैलेंस नहीं कर सकते, उसे कम नहीं कर सकते हम. नाउ व्हाई? Because of, after the first reason, after the collapse of Soviet Union, USA emerged as a superpower. So in terms of military, in terms of economy, वो काफ़ी ज़्यादा powerful country बन चुका है आज के present time पे. Okay, after the collapse of Soviet Union in 1990, इसके टाइम पे collapse जब हुआ था, उसके बाद 1990 onwards वो काफ़ी ज़्यादा एक military के सेंस में और इकोनॉमिक सेंस में बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका है, जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समवेयर और द अदर they tend to ignore this its USA's dominance. Okay, because USA military और economic sense में काफ़ी powerful है, right? उसके वजह से यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस वो उसके डोमिनेंस को इग्नोर करते हैं, बिकॉज इट्स अ पावरफुल कंट्री. डेफिनेटली वो पावरफुल कंट्री को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे वो, राइट? अदरवाइज अगर वो यूएसए अगर फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा, यूनाइटेड नेशन जैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेजर कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ बजट, तो देन उस ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी में बहुत फर्क पड़ेगा इसका. ओके, तो दैट्स वाई दोज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनाइटेड नेशन दे टेंड टू इग्नोर द डोमिनेंस ऑफ यूएस. फाइन. एंड सेकेंड रीजन क्या है? दैट यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. एंड वाई? बिकॉज सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड नेशन का बजट, एज आई मेंशन अर्लियर, सबसे ज़्यादा अगर पैसे यूनाइटेड नेशन को कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ एक्चुअली डन बाय द यूएसए. सो उसके वजह से उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. और दूसरा क्या है? यूनाइटेड नेशन जो है इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन यूएसए टेरिटरी. यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटेरिएट है, दैट बिल्डिंग इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन यूएसए. ओके, सो उसका जब मेन ऑर्गन ही वहाँ पर लोकेटेड है, सिक्योरिटी काउंसिल भी वहाँ पर है, जनरल असेंबली भी वहाँ पर है, तो डेफिनेटली वहाँ पर यूएसए के जो नेशनल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके यूएन के जो ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वहाँ पर काफ़ी यूनाइटेड नेशन के सिटीजन्स काम करते हैं. देन दैट लेड टू यूएसए जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना इंक्रीज़ कर सकता है. दैट इज़ अ पॉइंट. ओके, एंड देन अगर कोई भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पास होता है इन सिक्योरिटी काउंसिल, देन थ्रू इट्स वीटो पावर इट कैन स्टॉप दैट रेजोल्यूशन. अगर यूएसए के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली इट कैन स्टॉप दैट विद द हेल्प ऑफ वीटो पावर. अगर उसके कोई ऐसे कंट्रीज है हु आर एली टू द यूएसए, हु आर फ्रेंड टू द यूएसए, अगर उनके इंटरेस्ट को भी हर्ट करते तो इट कैन वीटो इट. एक नेगेटिव वोट कर दिया तो देन रेजोल्यूशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, सो बिकॉज गिवन दिस ऑल दिस पॉइंट्स इन यूएसए का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन एक स्ट्रॉन्ग रोल नहीं प्ले कर पा रहा है. एक बहुत ही डिफिकल्ट है उसके लिए यूएसए के पावर को बैलेंस करना. ओके, बट नेवरदीलेस स्टिल United Nation can play a very strong role. It is relevant in today's time. Okay, now let's see. United Nation can and has served to bring the USA and the rest of the world to discuss discussions. To bring the world into discussions over various issues. Okay, United Nation पहले भी और आज भी, प्रेजेंट में भी, okay, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वेरियस इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो सक्सेसफुल है यूनाइटेड नेशन. वो यूएसए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, जो भी मेंबर कंट्री सभी को एक प्लेटफॉर्म में लेके आता है जहाँ पर वो डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जनरल असेंबली एम टॉकिंग, तो वहाँ पर वो डिस्कशंस होता है, जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है ये चीज़. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट यूएसए के काफ़ी लीडर्स से क्रिटिसाइज भी करते हैं दैट यूएन इज़ नॉट एफिशिएंट इनफ इन टुडेज टाइम, बट दे डू बिलीव दैट यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 190 मेंबर्स, ओके, 190 नेशंस, प्रेजेंट में 193 है. ओके, सो 193 मेंबर्स जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आते हैं जहाँ पर वो कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं, विच मेक्स यूएन रिलेवेंट इन टुडेज टाइम. एंड इट इज़ जो रोल अभी वो प्ले करे दैट इज़ वेरी गुड रोल. एंड
that is beneficial at present and in future as well. Okay, then for the rest of the world, UN provides an arena in which it is possible to modify USA attitudes and policies. Okay, so basically United Nations का जो platform है, that is something, it provides a very good area, very good platform, जहाँ पर rest of the बाकी जो countries हैं world के, वो सारे जब कोई भी डिस्कशन करते हैं, कोई भी ऐसे पॉलिसीज़ है यूएसए के विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टन कम्युनिटी, सर्टन कंट्री, दे कैन प्रेजेंट देयर व्यूज़. ओके, एंड डेफिनेटली यूएसए विल लिसन टू दैट. एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है दैट इट हैज़ टू लिसन टू द मेंबर कंट्रीज. अगर सारे ही जनरल असेंबली में मेंबर्स यूएसए के अगेंस्ट कोई पॉइंट अगर प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन यूएसए एंड इट विल ट्राई टू मॉडिफाई इट्स एटीट्यूड्स इन ऑल दोज पॉलिसीज जहाँ पर वो गलत है. ओके, देन ऑल्दो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो कोई भी सारे वर्ल्ड मेंबर्स, ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि सारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ है वो सारे यूएसए के अगेंस्ट हो जाए. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज गिवन दी टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली कनेक्टेड एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है दैट सारे कंट्रीज़ जो है मिलके अगर यूएसए के डोमिनेंस को रोके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, बट यूएन के अंदर ये हो सकता है कि दैट यूएन में जब मेंबर्स के डिस्कस कर सकते हैं वो जो भी यूएसए के पॉलिसीज़ गलत है, तो वहाँ पर वो अपना पॉइंट को, ओपिनियन को प्रेजेंट कर सकते हैं. दैट विल हैव एटलीस्ट सर्टन इम्पैक्ट ऑन द यूएसए. ओके, सो यूएसए विल डेफिनेटली ट्राई टू चेंज इट्स ऑल दोज पॉलिसीज जहाँ पर उसे चेंज करने की ज़रूरत है. फाइन, नाउ एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यूएन ऑल्दो एक बहुत ही आज के टाइम पे इट्स नॉट अ परफेक्ट बॉडी, आई वुड टेल. ठीक है, कोई भी बॉडी परफेक्ट नहीं होता. इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भी एक परफेक्ट बॉडी नहीं है. ठीक है, एंड सेम वे यूनाइटेड नेशन इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट बॉडी. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होता है. तो बट थिंग इज़ दैट ऑल द मेंबर कंट्रीज दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू रिफॉर्म दिस यूनाइटेड नेशन in such a way that their interest should be protected, and at the same time international level पे जो भी communities के international level पे whatever the rules and regulations they follow, that should be followed in such a way that it should not affect any community, any country. Okay, and then अगर although it's an imperfect body, अगर हम इसको remove कर दें, इसको ख़त्म कर दे, दैन द वर्ल्ड विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, वर्ल्ड बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होगा. तो वी कैन नॉट लिव, आई मीन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन सच अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट हैव दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल. फाइन, एंड देन इन टूडेज टाइम द टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. वी आर नाउ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, द वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड इज़ नाउ स्मॉल, नॉट इन टर्म्स ऑफ size I'm talking, in terms of connectivity I'm talking. It's very easy to connect with USA now. Okay, आप किसी भी कंट्रीज के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ पर किसी से बात कर सकते हो. आज के टाइम पे ट्रेड की वजह से, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट बढ़ चुका है. सो ऐसे इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में कॉपरेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज ऐसे इंटरडिपेंडेंस में डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं. तो फॉर दैट रीज़न डेफिनेटली वी शुड हैव अ इंटरनेशनल बॉडी लाइक यूनाइटेड नेशन, जहाँ पर ये कंट्री, मेंबर कंट्रीज़, ये आपस में कोऑपरेट करेंगे और ज़्यादा बेटर कोऑपरेशन को डेवलप करेंगे ताकि उस सारे जो कन्फ्लिक्ट्स के पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे वो रोक सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ थिंग अबाउट दिस यूनाइटेड रोल ऑफ UN in this unipolar world. I hope this one clear to all of you. अच्छा, ये कार्टून एक बार देखना. दिस शोज दैट यूएसए का डोमिनेंस ये दिखाता है दैट यहाँ पर देखना, देखो इस कार्टून में इफ़ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल. ओके, व्हाट इट शोज दैट यूनाइटेड नेशन में यूएसए अपने रेजोल्यूशन वगैरह पास करके जो भी एनिमी मेंबर कंट्री है या फिर लाइक कोई भी ऐसा कंट्री है विच गोज अगेंस्ट द rules and regulation of the Security Council, against the rules and regulation of USA. Okay, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर रेजोल्यूशन के थ्रू वहाँ पर वो अगर कंट्री पीस को मेंटेन नहीं करते तो वो UN में रेजोल्यूशन पास करके वो एक्शन लेता है. ओके, अगर देखो UN के अगर बातचीत वो नहीं मानता है, ठीक है, ऑर्डर को नहीं वो एक्सेप्ट करता, तो डेफिनेटली USA क्या करते हैं, इट ट्राइज टू डू दी वॉर. वो वहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग पावर वॉर के थ्रू
अपना हेजिमनी, अपने डोमिनेंस को फिर इंक्रीज करता है. ओके, सो यूएसए के हाथ में 2 वेपन्स है. एक वो यूएन के थ्रू एक्ट कर सकते हैं और दूसरा वो वॉर के थ्रू कर सकता है. फाइन, दिस शोज द डोमिनेंस ऑफ यूएसए. ओके, तो एक तरीके से यूएन इसके हाथ में ही है यूएसए के. ठीक है, so I hope this one clear to all of you. Thank you for watching this video.